हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछले सारे लेक्चर देख लिए हैं और पिछले लेक्चर में लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने आपको समझाया था। आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जिस तरह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसी तरीके से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। डिफरेंशिएशन जिसका संबंध कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन से भी रहेगा ही रहेगा। तो देखिए, अब हम इस हमारे टॉपिक को अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये अवकल समीकरण है तो इसका हल, इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। इसके सॉल्यूशन पर देखिए, जैसे ही ये शब्द हमारे दिमाग में आता है सॉल्यूशन, हल, सिंपल सी बात निकल करके आती है कि जो समीकरण को संतुष्ट करे वो हल। तो इस तरह से जब हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में इस बात को उतारेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या होना चाहिए, तो आपको फिर से मेरी पुरानी बातें रिकॉल करनी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने बात की थी कि वहाँ स्वतंत्र चर होगा, आश्रित चर होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स होंगे, राइट। तो फिर कौन किसे हम सॉल्यूशन कहें, तो एक सिंपल सी बात यहाँ आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि x और y को यदि मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नाम दे दूं, मैं मान लूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो x और y में जो रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको ये बात अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, बिल्कुल कंप्लीट है। हम एक बार रीड कर लेते हैं। स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के मध्य वह चर में वह संबंध जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करे अवकल समीकरण का हल कहलाता है। द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विच satisfies द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, हमने समझ ली है। आवश्यकता है इस बात की हम उदाहरणों के माध्यम से इस बात को फील करें कि यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को उदाहरणों के माध्यम से फील करें। मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस डेफिनेशन को लिख लें क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखनी रहेगी, तो आपके रजिस्टर में ये नोट होनी चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। ओके, राइट। तो आप लिख चुके हैं डेफिनेशन। हम अब एग्जाम्पल की सहायता से इसी डेफिनेशन पर फिर से बात करते हैं। देखिए, हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देख, द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल इक्वेशन, बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आएगी कि इसका सोल्यूशन कौन, किसे हम इसका सोल्यूशन कहें, तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखने के लिए एक रिलेशन मैं आपको यहाँ लिख करके बताता हूँ, कोशिश कीजिएगा उसको सेटिस्फाई करवाने की। मान लो कि मैं y इज इक्वल टू साइन x, ये मैंने एक फंक्शन लिया है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें चेक करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। जब आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये dy बाई dx होगा जिसकी वैल्यू cos x हो जाएगी। इसके बाद आप एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर जो कि माइनस साइन x हो जाएगा। ये दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। आप इन दो वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखिए और चेक कीजिए कि ये सेटिस्फाई होती है या सेटिस्फाई नहीं होती है। क्या पाते हैं आप, ये वाली वैल्यू यहाँ रखें, ये वाली वैल्यू यहाँ रखें, या यूँ कहें इन दोनों को ऐड कर दें
वैल्यू आपको 0 मिल रही है। इससे प्रमाणित होता है कि ये रिलेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। लेकिन हमें यहाँ कई सारी चीज़ें और विचार करनी चाहिए। मैं एक और रिलेशन यहाँ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू cos x। आप लोग प्रोसेस सीख चुके हैं। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, इसका एक दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए। एक बार जब आप करेंगे dy बाई डी की वैल्यू माइनस साइन एक्स बनेगी। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए तो d2y बाई डी स्क्वायर की वैल्यू वापस माइनस कोस एक्स बनेगी। तो मैं जब यहाँ d2y बाई डी स्क्वायर निकालूंगा यानी कि दो बार इसका अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये वैल्यू वापस माइनस कोस एक्स आने वाली है। आप पाएंगे कि ये दोनों ऐड करने पर 0 हो जाएंगे, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब मेरे पास ये भी रिलेशन ऐसा होगा और ये रिलेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगेगा। तो फिर कुछ ऐसा हमें फील होने लगेगा कि सर एक से ज़्यादा रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाला रिलेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके साथ ही साथ ये वाला रिलेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ये थॉट बनने लगेगी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ और चीज़ों पर विचार करते हैं। ये सब जो मैंने यहाँ लिखा है मैं इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। माना कि मैं y इज इक्वल टू a sin x ले लूं, वेयर a इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं आपको पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं। a को मैंने आर्बिट्रेरीली मेरी तरफ से कोई कांस्टेंट माना है, तो फिर ये y इज इक्वल टू a sin x जो मैंने लिया है, मैं इसका अगर दो बार डिफरेंशिएशन करता हूं देन व्हाट हैपन d2y बाई डी स्क्वायर। यदि मैं इसका लिखूं तो आप इसका दो बार डिफरेंशिएशन करके देखिए, आपको वैल्यू माइनस a sin x मिलेगी। आप पाएंगे कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब मेरे पास एक सोल्यूशन यह है, एक सोल्यूशन यह है, एक सोल्यूशन यह है, और मैं यदि कुछ ऐसा लिख लूं y इज इक्वल टू b cos x, ये मैं लिख लूं। ट्राई कीजिए, इसका दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए, d2y बाई डी स्क्वायर लिखिए, हम पाएंगे ये माइनस में b cos x ही वापस आ जाता है। ध्यान से देखिए, दो बार डिफरेंशिएशन करके सोचिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, वापस डिफरेंशिएशन कीजिए, वापस आपको माइनस b cos x मिल जाता है। यानी कि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा फिर से 0 हो जाएंगे, यानी कि फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या लगता है हमें? ये तो सॉल्यूशंस मिलते ही चले जा रहे हैं। बिल्कुल पक्की सी बात है, मिलते चले जा रहे हैं। बहुत सारे हैं ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन फिर से एक और चीज पर विचार कीजिए, यदि मैं यहाँ पर एक और पार्ट यहाँ मैं डेवलप करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सोचिए, मैंने इनका कॉम्बिनेशन लिखा है, इनका कॉम्बिनेशन वहां लिख दिया है, राइट। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, लेट्स सी, देखते हैं। मैं इसका दो बार डिफरेंशिएशन करता हूं, d2y बाई डी स्क्वायर लिखता हूं, मैंने लिखा। अब वैल्यू मुझे कितनी मिली वो हम देखते हैं। इसका दो बार डिफरेंशिएशन सोचिए, sin x का cos x होगा, cos x का वापस माइनस sin x हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस में a sin x ही आ जाएगी। इस पर विचार कीजिए, cos x का माइनस sin x होगा और माइनस sin x का वापस हम करेंगे तो वापस माइनस cos x हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू माइनस में b cos x वापस रिपीट हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आप ये पाएंगे कि वापस वैल्यू 0 आ चुकी है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। तो जो डेफिनेशन हमने दी थी उस डेफिनेशन के अनुसार ये और ये सभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें नजर आने लगेंगे, राइट। लेकिन सोचिएगा, केयरफुली गौर कीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये मेरे पास 1 नंबर सॉल्यूशन, आपको समझाने के लिए मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ। 1 नंबर मैंने ये मान लिया, 2 नंबर मैंने ये मान लिया, 3 मैं इसे मान लेता हूँ, 4 मैं इसे मान लेता हूँ और मैं इसे 5 मान लेता हूँ। आपको कुछ ऐसा फील होने लगेगा
कि इन सारे सॉल्यूशंस में से ये वाला सॉल्यूशन जनरलाइज्ड नजर आ रहा है, जनरलाइज, मोर जनरलाइज्ड। जनरलाइज का मतलब, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं जनरलाइज का मतलब क्या होता है। इन सब में से व्यापक स्थिति मुझे इसकी नजर आती है, राइट। क्यों नजर आती है, ध्यान से देखिए। इस वाले सॉल्यूशन में, यहाँ जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, इस सॉल्यूशन के अंदर मैं यदि इन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को, स्वेच्छ अचर हैं, आपको मेरा पिछला लेक्चर ध्यान आना चाहिए, मैंने आपसे कहा था स्वेच्छ अचर कोई भी स्थिर अचर का मान ग्रहण कर सकता है, कोई भी नियत अचर का मान ग्रहण कर सकता है, यानी कि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर सोचिए a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 हो जाए, इसमें a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 रख करके सोचिए, तो आप पाएंगे कि उस स्थिति में सॉल्यूशन नंबर 2 तैयार हो जाएगा, राइट। सेम थिंग, b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 रख करके सोचिए, ये तैयार हो जाएगा। केवल a इज इक्वल टू 0 रख करके सोचिए, ये तैयार हो जाएगा। केवल b इज इक्वल टू 0 रख करके सोचिए, ये तैयार हो जाएगा। तो क्या फील करते हैं हम कि ये जो इतने सारे सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन की हेल्प से डेवलप किए जा सकते हैं, यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हम अलग अलग वैल्यूज देकर ये वाले सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो फिर से सोचिए, कहीं कुछ इसमें हमें स्टैंडर्डाइज्ड करने की जरूरत महसूस होगी। अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, क्लासिफाइड नहीं करेंगे, वर्गीकृत नहीं करेंगे, सुपरिभाषित नहीं करेंगे, तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे, सॉल्यूशन को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे। बस यही वजह है कि इस सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग कौन से हैं वो 2 भाग, क्विकली हम समझ लेते हैं। वो 2 भाग हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल, और विशिष्ट हल। लिसन अगेन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल, विशिष्ट हल, राइट। ओके, देखिए कौन व्यापक हल, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर ये वाला व्यापक हल, ये वाले विशिष्ट हल, क्योंकि उस हल में a और b को मान देने से ये मिलते हैं। तो यहां एक और हम लॉजिक काम में ले सकते हैं। जो व्यापक हल आपको नजर आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन आपको नजर आएगा, उसमें आपको एक विशेषता नजर आएगी जो आपको यहां फील करनी है। वो विशेषता क्या, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, स्वेच्छ अचरों की संख्या आपको उतनी ही नजर आएगी जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। अब आप मेरी पुरानी बातें रिकॉल करने लगेंगे। मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझाया था, सिखाया था, तब मैंने डिफरेंशिएशन का रिलेशन रिवर्स में आकर के इंटीग्रेशन से बताया था। d2y/dx² y तक अप्रोच करने के लिए किसी न किसी रूप में 2 बार इंटीग्रेट होगा, तब जाकर हम y पर अप्रोच कर पाएंगे। यहां से यहां पर अप्रोच करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में 2 बार इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा, और हर बार जब आप इंटीग्रेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिलता चला जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते वक्त आपके सामने 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट डेवलप होंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के कारण। वेरी क्लियर। इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन को जब 2 भागों में बांटते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए, उन्हें परिभाषित करने के लिए हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हेल्प लेते हैं। कैसे लेते हैं, देखिए, जनरल सॉल्यूशन उसे कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही हो जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, तो वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसके विपरीत, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या कम हो गई हो तो कम कब होगी, जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे। तो जब आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, विशिष्ट मान दे देंगे, विशिष्ट परिस्थिति में उसका मान निकाल लेंगे, तो फिर जो हल हमें मिलेगा वो हल विशिष्ट हल कहलाएगा। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जानी चाहिए, व्यापक हल, विशिष्ट हल। अब बारी है इनकी डेफिनेशन लिखने की।
तो हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं और डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक, यस, देखिए, तो ये यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं जो मैंने आपको समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उन्हें मैंने कंप्लीटली लिख दिया है। एक बार रीड कर लेते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल वह हल है जिसमें सहज अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। कोटि अगर 3 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी उसमें 3 होने चाहिए, न कम न ज्यादा, राइट। तो उस हल को हम कहेंगे व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन, a solution of D in which the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation। तो रिमेंबर इट, ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपसे कहा जाएगा फाइंड द जीएस, जनरल सॉल्यूशन याद कीजिए, तब आपको इसका महत्व समझ में आएगा। ओके, अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल। किसे विशिष्ट हल कहें हम? जब आप जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को वैल्यूज देने लग जाएंगे, उनकी वैल्यूज पुट करने लग जाएंगे, तो जो हल आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, विशिष्ट हल होगा। सो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गई है, राइट। चलिए, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज पर और साथ के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, वो ये कि हम ये जानने की कोशिश करें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती कैसे हैं। छोटा सा उदाहरण लेकर मैं आपको ये बात समझाता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनती हैं। टॉपिक बड़ा है लेकिन फिलहाल मैं एक छोटे से उदाहरण से इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनती हैं। ओके, देखिए, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सॉल्यूशन समझाने की कोशिश की थी। d2y/dx² प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन जब हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा तो वो था y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ये जनरल सॉल्यूशन था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2, ऑर्डर भी 2। अब सोचिए, ये इसका सॉल्यूशन है तो ये रिलेशन है। अब इसका उल्टा सोचिए, रिवर्स सोचिए, ये सॉल्यूशन है और मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? ध्यान से सोचिए, मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूं। जब मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो फिर मैं ये पाऊंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी तो हम एक चीज देखेंगे, फील करेंगे, अनुभव करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स गायब हो चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर नहीं आ रहे हैं। इट इज द मेन डिफरेंस, यही मेन डिफरेंस है, मुख्य अंतर है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते और सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। तो फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली क्या करना चाहिए? हम यहाँ पर जो भी रिलेशन हमारे पास है, इस रिलेशन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का एलिमिनेशन करें, विलोपन करें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ये एक बहुत ही सीधी प्रक्रिया रहने वाली है, बहुत आसान प्रक्रिया रहने वाली है। इस प्रक्रिया को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली किसे रिप्रेजेंट करता है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है, उन सारी बातों को हम कंसीडर करने वाले हैं, लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बिल्कुल रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, उसमें ये सारी बातें बहुत डिटेल में विद मैनी इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।